हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप सब? आशा करते हैं बेहतर होंगे। एक नए टॉपिक के साथ, जिससे अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भारत में किस उद्योग का निर्माण कब हुआ, किस प्रकार से उद्योग का विकास हुआ। तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग उसी के बारे में चर्चा करेंगे, कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो सबसे पहला बात है, भारत में उद्योग है तो उद्योग होता क्या? तो आपको उद्योग का मतलब सिंपल याद रखना है, कच्चे माल को पक्के माल के रूप में परिवर्तित करना, अर्थात उसको विक्रय योग्य बनाना, ये उद्योग कहलाता है। तो उसी का हम लोग आज बात कर रहे हैं कि भारत में उद्योग का वर्गीकरण को मुख्यतः 4 भागों में बांटा जाता है कि भारत में किस प्रकार के उद्योग हैं। सबसे पहला आता है कृषि आधारित उद्योग। सूती वस्त्र भी कृषि आधारित है। कपास का उत्पादन कृषि से होता है और फिर उससे कपड़े बनते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे खनिज आधारित उद्योग के बारे में। का उत्पादन और जिसका कच्चा माल मुख्य रूप से क्या होता है, तो खनिज होता है। तो उसे खनिज आधारित उद्योग कहते हैं। जैसे लोहा के लिए हमको हेमेटाइट मैंगनीटाइट चाहिए, एल्युमिनियम के लिए बॉक्साइट चाहिए। तो ये सारे किस में आ जाएंगे? खनिज आधारित उद्योग में आ जाएंगे। खनिज प्लस तकनीक, अगर हमको वायुयान का निर्माण करना है, जलयान का निर्माण करना है, तो उसके लिए हमको लोहा भी चाहिए और टेक्नोलॉजी भी चाहिए। तो खनिज प्लस टेक्नोलॉजी वाला जो उद्योग हो जाएगा वो कहलाएगा वायुयान का निर्माण, जलयान का निर्माण, रेल का निर्माण। ये सब खनिज प्लस तकनीक आधारित उद्योग में आ जाएंगे। उसके बाद है वन आधारित उद्योग, जिसका कच्चा माल वन पर निर्भर करता है। जैसे कि कागज बांस पर निर्भर करता है। कागज बनाना तो हमको बांस चाहिए, वो हमें जंगल से प्राप्त होंगे। रेशम के कीट वन से प्राप्त होंगे, उसके लिए हमें सेरिकल्चर करना होगा। तो ये मेन चीज हम समझ रहे हैं, अभी बस बेसिक समझ रहे हैं। इसके बाद मेन फैक्ट पे आएंगे जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भारत का औद्योगिक नीति, हर देश अपना एक औद्योगिक नीति बनाता है और उसी औद्योगिक नीति के तहत वह देश उद्योग को बढ़ावा देता है, उस पर नियंत्रण स्थापित करता है। तो सबसे पहले भारत 1948 में प्रथम औद्योगिक नीति बनाया था और इससे संबंधित एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भारत का जो प्रथम औद्योगिक नीति था ये कब स्थापित हुआ था। तो याद रखना है, पहला औद्योगिक नीति भारत का 1948 में स्थापित हुआ था। दूसरा 1956 में, उसमें कुछ संशोधन किए गए, कुछ छूट दिए गए। उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट 1991 का जो सबसे नई औद्योगिक नीति है। और 1991 को औद्योगिक नीति से पहले अगर देखा जाए तो भारत चूंकि एक ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी और भारत को गुलाम बनाकर इतने सालों तक यहाँ शासन करे गई थी। तो 1991 तक जो भारतीय अर्थव्यवस्था थी वो एक तरह से लॉक था, वो बाहरियों के लिए नहीं खोल रहा था, क्योंकि उसे डर था कि कहीं फिर से ईस्ट इंडिया कंपनी वाली हाल ना हो जाए, वो आए और हम पर शासन कर दे। तो 1991 तक भारत की अर्थव्यवस्था का वैश्वीकरण नहीं हुआ था, उदारीकरण बहुत कम किया गया था, बहुत कम लोगों को इजाजत दी गई थी बड़े उद्योग लगाने के। कोई विदेशी आके भारत में बड़ा उद्योग स्थापित नहीं कर सकता था। तो भारत ने 1991 में जब मनमोहन सिंह देश के वित्त मंत्री बने थे, तब जाकर उदारीकरण लाया गया, निजीकरण लाया गया और वैश्वीकरण लाया गया। 1991 के औद्योगिक नीति के तहत इसे स्थापित किया गया। तो अब हम बात करते हैं भारत के जो प्रमुख उद्योग थे, भारत के प्रमुख उद्योग, उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है उसके बारे में बात करेंगे, जिसकी प्रथम बार स्थापित हुए, जिससे अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो आसनसोल के नजदीक कुल्टी नामक जगह पर बराकर नदी के तट पर पहली बार स्थापित किया गया पश्चिम बंगाल में, वो था लो इस्पात 1874 में। परंतु याद रखिएगा ये असफल हो गया था। क्या हो गया था? असफल हो गया था। तो अब सवाल बनता है कि असफल हो गया तो क्यों हो गया? क्योंकि फंडिंग नहीं कर पाई, पूंजी के अभाव में ये कंपनियां बंद हो गई और इसके बाद सरकार इसका बाद में अधिग्रहण कर लेता है और आकर आयरन बॉक्स के नाम से इसे बाद में सरकार इसको चलाती है। बाद में इसको सेल के अंतर्गत इसको भेजा जाएगा, तो इसको हम लोग बाद में देखेंगे। लेकिन अभी बात करें हम, जो सफल रहा 1907 में, वो था हमारा जमशेदपुर वाला, जिसकी स्थापना जमशेद जी टाटा ने 1907 ईस्वी में की थी। और ये जगह था हमारा साकची, जो कि स्वर्ण रेखा नदी के तट पे है, जमशेदपुर का एरिया है और वो हमारे झारखंड में आता है, उसमें बिहार हुआ करता था। तो ये भी याद रखना है, जमशेदपुर में किया गया, स्वर्ण रेखा नदी के तट पे, झारखंड। कब किया गया? 1907 में किया गया। तो ये सफल रहा और आज भी इसको टिस्को के नाम से आप लोग जानते होंगे। तो इतना फेमस, जिसकी स्थापना 1907 में की गई थी। प्रथम एल्युमिनियम उद्योग की बात करते हैं। प्रथम एल्युमिनियम उद्योग की स्थापना 1937 में किया गया था और ये जगह था हमारा जेके नगर पश्चिम बंगाल वाले क्षेत्र में है। तो पश्चिम बंगाल के जेके नगर में पहला एल्युमिनियम
उद्योग की स्थापना की गई। हालांकि उसके एक साल बाद 1938 में 4 और जगह होगा, जिसमें एक होगा अपना झारखंड के मुरी में, एक बेलूर पश्चिम बंगाल में, एक हो जाएगा अपना उड़ीसा का हीरापुर में, और एक केरल का अलवाई में हो जाएगा। ये भी याद रखना है कि बॉक्साइट से डायरेक्ट एल्युमिनियम नहीं बनता, बॉक्साइट से एल्युमिना बनाया जाता है, फिर एल्युमिना से एल्युमिनियम बनाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग प्रथम सीमेंट उद्योग। बाद में प्रथम सीमेंट उद्योग से पहले 1824 का एक बात बता दें, 1824 में पहली बार ब्रिटेन में पोर्टलैंड सीमेंट बनाया गया था। कब? 1824 में। क्वेश्चन में एग्जाम में पूछा जाता है। जो आधुनिक सीमेंट हम लोग बोलते हैं, वैसे तो लाल किला में भी सीमेंट लगा, लेकिन वो दूसरी तरह का। जो आधुनिक सीमेंट है, इसका प्रथम बार जो खोज किया गया था वो 1824 में पोर्टलैंड ब्रिटेन में किया गया था। याद रखिएगा ये चीज। उसके बाद में बात करें 1912 में, ये जो 1904 में हुआ, ये क्या हुआ? असफल हो गया। ये क्या रहा? असफल रहा। मद्रास तमिलनाडु में किया गया था। सफल 1912-13 में किया गया। जो सफल रहा वो हमारा किया गया, जिसका नाम था इंडियन सीमेंट कंपनी, और वो किया गया था कहाँ? गुजरात के पोरबंदर में। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तीसरा बात करेंगे हम प्रथम सूती वस्त्र उद्योग का। प्रथम सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना करने का जो प्रथम बार प्रयास किया गया वो किया गया था 1818। जगह था पश्चिम बंगाल। याद रखिएगा कौन सा जगह है अपना? पश्चिम बंगाल। और उस जगह का नाम था फोर्ट ग्लस्टर। तो फोर्ट ग्लस्टर के पास पहली बार असफल प्रयास किया गया। हालांकि प्रयास असफल रहा, लेकिन कोशिश अगर पूछा जाए कि पहली बार कोशिश कब किया गया सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना का, तो जगह था 1818, फोर्ट ग्लस्टर। याद रखिएगा। इसके बाद 1854 का बात करेंगे। मुंबई में कावसजी डावर, याद रखिएगा ये नाम, कावसजी डावर। मुंबई में पहली बार कावसजी डावर सफल सूती वस्त्र की स्थापना करेंगे मुंबई में। कौन? कावसजी डावर। याद रखिएगा एग्जाम में कई बार पूछा गया है। 54 में 1854 में इसकी स्थापना हुई थी। 1856 से यह उत्पादन करना प्रारंभ कर दिया था। इसकी स्थापना कौन किए थे? नाम याद रखिएगा, कावसजी डावर। कहाँ किए थे? मुंबई में किए थे। और अभी के समय में अगर देखा जाए तो मुंबई भारत की सूती वस्त्र की राजधानी मुंबई को बोला जाता है। 154 से भी ज्यादा अभी वहां पर सूती वस्त्र उद्योग स्थापित है। तो भारत की राजधानी किसको बोला जाता है सूती वस्त्र का? तो याद रखिएगा मुंबई को। और अगर पूछ लिया जाए पूर्व का बोस्टन किसको बोला जाता है, या फिर ये पूछ लिया जाए कि भारत का ओवरऑल बोस्टन भी किसको बोला जाता है, तो ये दोनों क्वेश्चन क्या हो जाएगा? गुजरात का अहमदाबाद हो जाएगा। और अगर पूछ लिया जाए दक्षिण भारत का सूती वस्त्र उद्योग प्रमुख केंद्र कौन है, तो कोयम्बटूर है। तो अगर दक्षिण भारत का मैनचेस्टर पूछ लिया जाए तो वो हो जाएगा हमारा कोयम्बटूर। और उत्तर भारत का पूछ लिया जाए मैनचेस्टर, तो याद रखिए कानपुर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रथम जूट उद्योग की स्थापना रेसरा में की गई थी। कब की गई थी? रेसरा में 1955 में किया गया था। 1955 रेसरा कोलकाता के पास है, कोलकाता के नजदीक है रेसरा एक जगह। वहां पर पहला जूट उद्योग की स्थापना किया गया था। और एक चीज और बता दें कि 1971 में जूट निगम की स्थापना की गई थी। जूट निगम की स्थापना की गई थी। कब? 1971 में जूट निगम की स्थापना की गई थी। अभी जो टोटल वर्ल्ड में सामान बन रहे हैं जूट से संबंधित, उसमें 35% हमारा देश, हमारा भारत का जूट का प्रोडक्ट जा रहा है। ये बहुत खुशी की बात है। तो याद रखिएगा पहली बार जूट कहां बना था? 1955 कोलकाता के रेसरा नामक जगह पे। अब बात करेंगे कागज उद्योग का। कागज उद्योग का प्रथम जो प्रयास किया गया था श्री रामपुर में किया गया था। कहां किया गया था? श्री रामपुर में, परंतु ये असफल रहा। तो पहला सफल प्रयास जो किया जाएगा वो किया जाएगा 1879। कब? 1869 में इसका 1879 में लखनऊ में 1879 लखनऊ में पहला सफल कागज मिल का उद्योग की स्थापना कर दी जाएगी। अब बात करते हैं 2-4 और है जो प्रथम जिससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप पहले इसको देख लो, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। अब बात करते हैं हम लोग पहला जो रसायन उद्योग की स्थापना होगा। रसायन उद्योग कौन सा? रसायन उद्योग प्रथम प्रयास किया जाएगा, प्रथम बार ये किया जाएगा। ये जगह है 1906। कौन सा जगह है? 1906 का। यह 1906 में पहली बार रसायन, इसको नाम था सुपर फास्फेट। क्या नाम था? सुपर फास्फेट।
एक जगह है जिसका नाम है रानीपेट, रानीपेट, और ये जगह कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु, तमिलनाडु में। तो पहला जो प्रयास किया गया था, सफल प्रयास रहा हालांकि ये, प्रथम बार 1906 में रसायन उद्योग स्थापित किया गया था। उस उद्योग का नाम था सुपर फास्फेट उद्योग। क्या नाम था? सुपर फास्फेट उद्योग। तो सुपर फास्फेट उद्योग का जो पहला बार स्थापना किया गया वो किया गया था 1906 में। डेट याद रखिएगा, इसे क्वेश्चन आया हुआ है। रानीपेट, कभी कभी डायरेक्ट पूछ देगा रानीपेट किस लिए फेमस है, तो ये भी याद रखिएगा, रानीपेट फेमस है। हमारा जो सबसे पहला रसायन उद्योग जो सुपर फास्फेट था उसके लिए फेमस है। इसकी स्थापना की गई थी 1906 में। कहाँ पे? तमिलनाडु में की गई थी। ठीक है, अब यहाँ से एक और क्वेश्चन आ सकता है कि 1971 में, कब 1971 बोलते हैं, 1951 में भारतीय उर्वरक निगम की स्थापना, भारतीय उर्वरक निगम, इसकी स्थापना कब हुई थी? याद रखिएगा 1951 में हुई थी। और इसी के तहत सबसे बड़ा सार्वजनिक संयंत्र जो स्थापित किया गया उर्वरक के क्षेत्र में, सिंदरी, जो कि धनबाद में है, सिंदरी उर्वरक संयंत्र की स्थापना 1951 में किया गया था। भारतीय उर्वरक निगम की स्थापना की गई। उसी के तहत पहला जो बड़ा उर्वरक कारखाना स्थापित किया गया था, सिंदरी किया गया था, जो बंद हो गया था। अभी वर्तमान में फिर से मोदी सरकार के द्वारा इसे चलाया जा रहा है। तो ये भी याद रखिएगा। एक और बताते हैं कि इसमें अगर पूछ लिया जाए कि अमितो सुपर फास्फेट था, पहली बार अमोनियम सल्फेट का प्रयोग कब किया गया था, तो वो किया गया था 1947 में। क्या है? अमोनियम सल्फेट का पहला कारखाना, अमोनियम सल्फेट का पहला कारखाना कब स्थापित किया गया था? 1947 में। ये भी डेट याद रखिएगा, प्रथम। ये तो पहली बार आएगा तो आपको यही मारना होगा, लेकिन अगर क्वेश्चन में अमोनियम सल्फेट पूछ दे तो याद रखिएगा 1947 में किया गया था, 1947 में। अब बात करते हैं भारत में पहला जो वायु उद्योग की स्थापना की गई वो कब की गई? तो वो किया गया था 1940 में। उस समय उसका नाम था हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट। ठीक है, तो प्रथम वायुयान उद्योग की स्थापना प्रथम वायुयान उद्योग की स्थापना ये किया गया था 1940 में किया गया था। और ये उस समय बेंगलुरु में किया गया था, कर्नाटक। और इसका उस समय का नाम था हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट, हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट कंपनी। ठीक है, और बाद में इसका नाम परिवर्तित होके कर दिया जाएगा हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स, जो आज है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स। तो ये भी याद रखिएगा कि अगर पूछा जाए 1940 में प्रथम बार वायुयान उद्योग की स्थापना कहाँ किया गया था, तो 1940 में किया गया था। जगह था बेंगलुरु और ये कर्नाटक राज्य के अंतर्गत किया गया था। और इसका पहले नाम था हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट। क्या नाम था? हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट। बाद में इसका क्या करेगा? नाम चेंज कर देगा। और अभी आप अक्सर न्यूज में सुनते होंगे, तो उसका नाम है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स। क्या नाम है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स। अब बात करते हैं पहली बार जो जलयान उद्योग की स्थापना की जाएगी उसके बारे में। तो प्रथम जो जलयान की स्थापना किया गया था, जलयान उद्योग का, वो किया गया था 1941 में किया गया था। और ये किया गया था कहाँ? विशाखापट्टनम में किया गया था। विशाखापट्टनम में किया गया था। कहाँ? विशाखापट्टनम में किया गया था। आंध्र प्रदेश, एपी लिख देते हैं। और उस समय इसका नाम हुआ करता था, सिंधिया जी को तो जान ही रहे होंगे आप लोग, सिंधिया स्टीव नेविगेशन। सिंधिया स्टीव नेविगेशन उसमें इसका नाम हुआ करता था, जो कि वर्तमान में 1952 में इसका नाम चेंज कर दिया गया। और अभी आप लोग अक्सर सुनते होंगे हिंदुस्तान शिपयार्ड।
इससे एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है कि हिंदुस्तान शिपयार्ड कहाँ पर स्थित है। शिपयार्ड लिमिटेड हो गया है अभी ये। तो हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, इसका नामांकन 1952 में कर दिया गया। पहले ये सिंधिया स्टीम नेविगेशन के नाम से जाना जाता था। सरकार ने इसका क्या कर दिया, सरकार ने इसको अपने अंदर ले लिया, ठीक है, राष्ट्रीयकरण कर दिया इसका और इसका नाम रख दिया 1952 में हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड। तो याद रखिएगा, पूछा जाता है हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड कहाँ स्थित है, तो आपका आंसर होना चाहिए कहाँ स्थित है, विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम कहाँ है, तो आपको वो भी पता है, आंध्र प्रदेश में है। तो ये आपका लगभग जो प्रथम उद्योग जिससे अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग बात करेंगे जो प्रमुख लौह उद्योग है किस किस क्षेत्र में है उसके बारे में बात करेंगे। मैप के द्वारा हम उसको बताने का आपको कोशिश करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग 1907 में जो स्थापित हुआ था वो था हमारा जमशेदपुर। 1907 में कहाँ, जमशेदपुर में स्थापित हुआ था। इसके बारे में वीडियो में बताया हूँ मैं। 1907 में जमशेदपुर में जमशेदजी टाटा द्वारा साक्षी जगह पे स्वर्ण रेखा नदी के तट पर इसकी स्थापना हुई। तो ये पहला सफल था, पहला सफल कारखाना यही था, पहला सफल। वही तो हम लोग आज़ादी के पहले की बात कर रहे हैं। तो उससे पहले देखेंगे कि 1918 में, कब, 1918 में भारतीय लौह इस्पात की स्थापना की जाती है हीरापुर, वेस्ट बंगाल, यानी पश्चिम बंगाल के हीरापुर, जो कि आपको दामोदर नदी के तट पे है, वहाँ पर इसकी स्थापना की गई। और शुरू में तो हीरापुर इसके अंतर्गत था, लेकिन बाद में याद रखिएगा इसके अंदर हीरापुर, कुल्टी और बर्नपुर तीनों के बाद में इसी में मिला दिया जाएगा, भारतीय लौह इस्पात में ही बाद में मिला दिया जाएगा, ठीक है। बॉक्स बना दे रहा हूँ। 18 में इसकी स्थापना हुई, 1922 से यह उत्पादन चालू किया, ठीक है। और यह भी याद रखिएगा हीरापुर, कुल्टी और बर्नपुर तीनों कहाँ मिला दिया गया, भारतीय लौह इस्पात यानी इसको में मिला दिया गया, जो कि 1918 में स्थापित हुआ था और उत्पादन 1922 से चालू किया। तो ये आपका हो गया। अब बात करते हैं एक और मोस्ट इंपोर्टेंट है, वो है हमारा मैसूर आयरन स्टील वर्क्स के बारे में बात करेंगे। इसकी स्थापना 1923 में की गई थी। डेट याद रखिएगा, पूछा जाता है एग्जाम में कि मैसूर आयरन एंड स्टील वर्क्स की स्थापना कब की गई थी, 1923 में की गई थी। कहाँ पर कार्य कर रही है, तो नाम से ही पता है मैसूर, तो कर्नाटक। लेकिन याद रखिएगा यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा आपको, क्योंकि अब इसका नाम चेंज हो चुका है। अब इसका नाम हो गया है विश्वेश्वरैया। क्या नाम हो गया है, विश्वेश्वरैया। विश्वेश्वरैया इसका नाम हो गया विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील वर्क्स। अब मैसूर के जगह इसको कट कीजिएगा, यहाँ पे इसको पेस्ट कर दीजिएगा। तो अब इसका नाम हो गया विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील। तो विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील कहाँ पे पूछा जाएगा, तो मार रही है क्या, कर्नाटक में स्थित है। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1923 में इसकी स्थापना हुई थी। बाद में इसका नाम बदलकर विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील कर दिया गया, याद रखना है। उसके बाद बात करेंगे ये जो कुछ महत्वपूर्ण थे जिसकी स्थापना स्वतंत्रता से पहले हुई थी। अब हम लोग बात करते हैं जिसकी स्थापना स्वतंत्रता से बाद हुई। तो स्वतंत्रता से पहले एक बार फिर से रिवीजन कर लीजिए। 1874 में कुल्टी में हुआ, असफल रहा। 1907 में पहला सफल जमशेदपुर में स्थापित हुआ, जिसकी स्थापना जमशेद जी ने की थी। कहाँ पे, साक्षी नदी कौन सी है, स्वर्णरेखा नदी के तट पे, जमशेदपुर झारखंड में वर्तमान में, उस समय बिहार में हुआ करता था। ये हो गया। फिर बात करेंगे इसके ठीक बाद यहाँ पर 1918 की बात करेंगे। यहाँ पर भारतीय लौह इस्पात की स्थापना की जाती है। भारतीय लौह इस्पात शुरुआत में हीरापुर, जो कि दामोदर नदी के तट पे है, वहाँ पर इसकी स्थापना की जाती है और इसका उत्पादन 1922 से चालू हो जाता है। और बाद में हीरापुर, कुल्टी और बर्नपुर को इसी में शामिल कर दिया जाता है। तीसरा बात करेंगे मैसूर आयरन एंड स्टील, जिसकी स्थापना 1923 में की जाती है। बाद में इसका नाम बदलकर विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील कंपनी कर दी जाती है। तो ये भी आपको याद रखना है। स्वतंत्रता के बाद जो महत्वपूर्ण किए गए द्वितीय पंचवर्षीय योजना, आप लोग को पता होगा, महालनोबी जी के मॉडल पे था। और ये विश्वेश्वरैया के ही दिवस पे हम लोग इंजीनियरिंग डे मनाते हैं, इंजीनियर हुआ करते थे। तो ये भी याद रखिएगा। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल किया था 56 से लेकर, कार्यकाल कितना था, 1956 से लेकर 61 तक का ये कार्यकाल था। और इस कार्य में महालनोबी जी ने, जिसमें विशेषकर ध्यान दिया गया था औद्योगिकरण पे, इसके तहत प्रमुख जो स्थापित हुए उसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट था वो था यहाँ पर हमारा है भिलई। याद रखिएगा, भिलई
ठीक है। भिलाई, छत्तीसगढ़ में भिलाई की स्थापना की गई, कब की गई? 1955 में की गई थी। याद रखिएगा ये डेट, भिलाई की स्थापना 1955 में की गई थी, ठीक है। इसके साथ ही इस बात को भी याद रखिएगा कि भिलाई की जो स्थापना की गई थी वो किसके सहायता से की गई थी? तो याद रखिएगा सोवियत रूस की सहायता से की गई थी। किसके सहायता से की गई थी? सोवियत रूस की सहायता से, रूस की सहायता से। ये बहुत इंपॉर्टेंट अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, किसकी सहायता से भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई थी? तो याद रखिएगा सोवियत रूस की सहायता से की गई थी। 1955 में इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। अगला बात करते हैं हम लोग, वो है दुर्गापुर। दुर्गापुर आपको यहाँ बंगाल में स्थित है, और दुर्गापुर के बारे में मैंने यहाँ कहीं लिखा है नहीं, यहाँ पर बंगाल में दुर्गापुर स्थित है, और दुर्गापुर की स्थापना की गई थी, वो डेट है 1956 का। याद रखिएगा दुर्गापुर की स्थापना 1956 में की गई थी, और किसकी सहायता से किया गया था? तो ये भी डेट आपको ये भी याद रखना होगा, ब्रिटेन की सहायता से। एक ट्रिक दूंगा जिससे ये याद हो जाएगा। अभी बस इतना जानो कि ब्रिटेन की सहायता से दुर्गापुर की स्थापना, दुर्गापुर में इस्पात संयंत्र की स्थापना 1956 में की गई थी। ये हो गया। तीसरा इंपॉर्टेंट है राउरकेला, या उड़ीसा में राउरकेला, हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड। याद रखिएगा हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड, HSL, क्या नाम है इसका? HSL, हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड के तहत राउरकेला ही हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड इसको देखता था। राउरकेला में 1959 में 1959 में राउरकेला में इसकी स्थापना कर दी गई, और ये भी द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत किया गया। तो राउरकेला एकदम इंपॉर्टेंट है, किसकी सहायता से किया गया ये इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिएगा राउरकेला जर्मनी की सहायता से की गई थी। किसकी सहायता से? जर्मनी की सहायता से राउरकेला की स्थापना की गई थी। किसकी सहायता से? जर्मनी की सहायता से राउरकेला। चौथा ये बोकारो। तो ये जो तीन इंपॉर्टेंट थे, ये और इधर आपका एक कहाँ गए? भिलाई, एक ये। तो लाल से मैं कर देता हूं, और ये जितने लाल से हैं ये सभी द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत किए गए हैं, ठीक है। ये भी आपका द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत पूछे जाते हैं एग्जाम में क्वेश्चन कि किस पंचवर्षीय योजना के तहत इनका गठन हुआ है। तो याद रखिएगा ये सब किसके, ये तीनों महत्वपूर्ण है। किसके? किस पंचवर्षीय योजना में? द्वितीय पंचवर्षीय योजना। क्या कार्य है? 56 से 61, ठीक है। अब बात हम लोग करते हैं कि तृतीय पंचवर्षीय योजना में किसका स्थापना हुआ था? तृतीय में स्थापना हुआ था बोकारो का। किसका? बोकारो का। बोकारो की स्थापना 1964 में की गई थी। किसके सहायता से की गई थी? ये भी याद रखिएगा सोवियत रूस की सहायता से की गई थी। किसकी सहायता से? सोवियत रूस की सहायता से 1964 में बोकारो, उसमें बिहार में होता था, अभी के समय में झारखंड में है। बोकारो स्टील कंपनी की स्थापना कब की गई थी? 1964 में, सोवियत रूस के सहायता से। अब बात हम लोग करते हैं चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के तहत जिसका स्थापना किया गया था उसमें से एक था सेलेम। सेलेम कहां पे है? तमिलनाडु में है। याद रखिएगा सेलेम की स्थापना। दूसरा विजयनगर इस्पात संयंत्र, कर्नाटक में। नाम से ही विजयनगर साम्राज्य हम लोग इतिहास में पढ़े हैं, कर्नाटक में हुआ करता था। तो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के तहत इसका भी निर्माण कर दिया गया। विजयनगर कहां पे है? ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाएंगे, विजयनगर इस्पात संयंत्र कहां स्थापित है? आंसर आपका होगा कर्नाटक। किस पंचवर्षीय योजना में, किस पंचवर्षीय योजना में इसकी स्थापना हुई? चतुर्थ में। इसकी स्थापना कब हुई? चतुर्थ में। इसकी स्थापना कब हुई? फोर्थ वाले में। और एक है जिसका नाम है, कहाँ गया? हाँ, विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र। इसका भी स्थापना कब हुई थी? फोर्थ वाले में। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में इसकी भी स्थापना हुई थी। इससे और एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा कि ये तटवर्ती इस्पात संयंत्र, इससे भी क्वेश्चन आया है कि निम्नलिखित में से कौन तटवर्ती इस्पात संयंत्र है? तो ये भारत का पहला तटवर्ती इस्पात संयंत्र है जो विशाखापट्टनम में है। और विशाखापट्टनम बोले तो आंध्र प्रदेश में इस्पात संयंत्र ये और आपका ये तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है ये चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में किया गया था। तो हमने पूरा देख लिया जो महत्वपूर्ण लौह उद्योग स्थापित हुए थे, स्वतंत्रता से पहले जो हुए थे, स्वतंत्रता के बाद जो हुए हैं, वो सब हम कंप्लीट कर दिए हैं। इन्हीं सभी से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप इसको अच्छे से देखें, याद करें, समझें। अब बात हम लोग करेंगे कि एल्युमिनियम उद्योग की स्थापना पहली बार कब की गई, कहाँ की गई और किस तरह से उसका विस्तार हुआ। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। तो
अल्युमिनियम के बारे में हम लोग पहले ही पढ़े थे कि पहली बार जो अल्युमिनियम की स्थापना, अल्युमिनियम कारखाना का स्थापना हुआ था वो 1937 में हुआ था, प्रथम। ठीक है, प्रथम एल्युमिनियम कहाँ किया गया था? जेके नगर में किया गया था। कहाँ? जेके नगर। कहाँ है जेके नगर? वेस्ट बंगाल को हम डब्ल्यू भी लिख दे रहे हैं, वेस्ट बंगाल में किया गया था। तो ये हमारा प्रथम एल्युमिनियम उद्योग की स्थापना कब हो गई थी? 1937 में हो गई थी। 1938 में देखते हैं, कब? 1938, डेट याद रखिएगा, 1938। 1938 में चार महत्वपूर्ण एल्युमिनियम उद्योग की स्थापना की गई, जिसमें से एक का स्थापना किया गया, वो था हमारा झारखंड में मूरी। कौन सा है? मूरी। मूरी झारखंड में स्थित है, तो यहाँ 1938 में पहला मूरी में हो गया। दूसरा इंपॉर्टेंट यहाँ पर बंगाल में एक किया गया था जिसका नाम था बेलूर एल्युमिनियम कारखाना, बेलूर एल्युमिनियम कारखाना। इसके बाद यहाँ उड़ीसा में किया गया था जिसका नाम था हीरापुर। नाम याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है हीरापुर एल्युमिनियम कारखाना कहाँ स्थित है। तो ये हीरापुर हो गया, ये बेलूर हो गया, और एक यहाँ पर केरल में किया गया था, और ये केरल वाले का नाम था अलवाई। ये मूरी, बेलूर, हीरापुर, अलवाई एल्युमिनियम कारखाने की स्थापना 1938 में कब की गई थी? कब की गई थी? 1938 में की गई थी। कब किया गया था? 1938 में किया गया था। और याद रखिएगा, इससे अक्सर पूछा जाता है कि बेलूर एल्युमिनियम कारखाना कहाँ स्थित है, तो आपको मानना होगा बंगाल। हीरापुर पूछ ले तो उड़ीसा, अलवाई पूछ ले केरल, अगर मूरी पूछ ले तो झारखंड। 1938 में इसकी स्थापना हो गई, और इस सभी को इंडाल्को के अंतर्गत रख दिया गया। किसके अंतर्गत? इंडाल्को। ठीक है, इंडियन एल्युमिनियम के अंतर्गत इसको, इंडियन एल्युमिनियम कंपनी के अंतर्गत इसको क्या कर दिया गया? रख दिया गया। अब बात करते हैं हम लोग एक मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है, जहां से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, वो है कि बाल्को की स्थापना कब की गई थी। अच्छा, बाल्को से पहले हिंडाल्को को देख लेते हैं। ये हमारा उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश का रानीपेट का एक क्षेत्र है, रानीपेट याद रखिएगा नाम, कहां पे? यूपी में है। हिंडाल्को की स्थापना की गई, हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड की। इससे कभी कभी डेट भी पूछ लिया जाता है कि हिंडाल्को की स्थापना कब की गई थी, तो ये डेट याद रखिएगा, 1958 में की गई थी। अमेरिका की सहायता से, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की सहायता से इसकी स्थापना कर दी गई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो इसका मुख्यालय याद रखिएगा, मुंबई में इसका मुख्यालय है, मुंबई मुख्यालय। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। रानीपेट में है उत्तर प्रदेश में। कौन? हिंडाल्को। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1958 में की गई थी। यूएसए यानी अमेरिका की मदद से की गई थी। इसका वर्तमान में मुख्यालय कहां पे है, वो आपको याद रखना चाहिए, मुंबई में है। इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हिंडाल्को कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। अगर जगह का नाम पूछ गया, रानीपेट में है। अगर उससे भी ज्यादा हो गया तो पूछ देगा कब स्थापित हुआ, 1958 में स्थापित हुआ। उससे भी अगर ज्यादा क्वेश्चन पूछना होगा तो पूछ देगा इसके मुख्यालय कहाँ है, तो भी आपको आना चाहिए कि मुंबई में इसका मुख्यालय है। अब बात करेंगे हम लोग बाल्को का। किसकी बात करेंगे? बाल्को। ये देखो हमारा छत्तीसगढ़ है, बाल्को। बाल्को के बारे में बता दें कि इसकी स्थापना कब हुई थी। इसकी स्थापना 1965 में हुई थी। ठीक है, तो याद रखिएगा 1965 में बाल्को की स्थापना हुई थी, और इसकी स्थापना सोवियत रूस की सहायता से हुई थी। सोवियत रूस, बाल्को की स्थापना 1965 सोवियत रूस की सहायता से। और इसका मुख्यालय अगर पूछ लिया जाए तो वो भी याद रखिएगा, इसका जो मुख्यालय है वो है नई दिल्ली। कहाँ है इसका मुख्यालय? नई दिल्ली। नई दिल्ली इसका मुख्यालय है। बाल्को के अंतर्गत दो उद्योग हैं। एक हमारा छत्तीसगढ़ में जिसका नाम है, एक का नाम है कोरबा एल्युमिनियम। ये पूछ दिया जाएगा एग्जाम में, कोरबा एल्युमिनियम।
कारखाना कहाँ स्थित है, तो आपका आंसर होना चाहिए कोरबा छत्तीसगढ़। एक और याद रखिएगा महाराष्ट्र में है और उसका नाम है कोयना। तो अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाए कि कोयना कहाँ है तो वो भी आपको आना चाहिए। कोयना जो बाल्को के अंतर्गत आता है, कोयना एल्युमिनियम कहाँ स्थित है, कारखाना कोयना, ये सब बाल्को के अंतर्गत आता है और कोयना स्थित है हमारा महाराष्ट्र में। कृष्णा, कोयना, बेन्ना, गायत्री, सावित्री नदियों का नाम सुने होंगे, महाराष्ट्र से निकलती है। तो ये याद रखना है कि कोयना कहाँ है, कोयना हमारा महाराष्ट्र में है। कोरबा कहाँ है, छत्तीसगढ़ है। ये दोनों किसके अंतर्गत आता है, बाल्को के अंतर्गत आता है। बाल्को भारत एल्युमिनियम लिमिटेड है। तो इसकी स्थापना 1965 में की गई थी और सोवियत रूस की सहायता से की गई थी। मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली में है। ठीक है, कोरबा और कोयना एल्युमिनियम कारखानाएं इसी के अंतर्गत संचालित होती है। ठीक है, ये हो गया। अब एक और बात करेंगे जिसको एक है जो कि भुवनेश्वर में है। भुवनेश्वर में है, कहां पे लिखूं इसे, अच्छा ये तो आप समझ गए हिंडाल्को, इसको अच्छा ये इधर रख लिख देते हैं, इसको हटा देते हैं। स्केच पेन बदलना होगा। उड़ीसा के दामनजोरी, एक नाम याद रखिएगा उड़ीसा का, उसका नाम है दामनजोरी। क्या नाम है, दामनजोरी, उड़ीसा। दामनजोरी उड़ीसा में किसकी स्थापना की गई, नालको। याद रखिएगा नाम, क्या नाम है, नालको। नालको, नालको की स्थापना कब की गई थी ये भी याद देखिएगा। इसकी स्थापना की गई थी 1981 में, 1981 में इसकी स्थापना की गई थी। कहाँ स्थापना की गई थी, तो याद रखिएगा इसकी स्थापना की गई थी दामनजोरी उड़ीसा में है और इसका मुख्यालय भुवनेश्वर में है। इसका मुख्यालय भुवनेश्वर में है। इसका मुख्यालय भुवनेश्वर में है। तो नालको 1981 में स्थापित, दामनजोरी उड़ीसा में है और मुख्यालय भुवनेश्वर है। इससे सीधा सवाल बनेगा, पहला तो आपसे पूछ दिया जाएगा कि नालको जो एल्युमिनियम लिमिटेड है उसकी स्थापना कब की गई थी, तो याद रखिएगा 1981 में की गई थी। कहां पर है, उड़ीसा में। कहां स्थापना की गई थी, दामनजोरी जो कि उड़ीसा में, वहां पर इसकी स्थापना की गई थी और इसका मुख्यालय भुवनेश्वर में है। तो ये हमारा हो गया नालको, हिंडाल्को, बाल्को, इंडिको। अब कुछ और है, एक है हमारा वेदांता। वेदांता एल्युमिनियम लिमिटेड है। इसका मुख्यालय भारत में नहीं है, इसका मुख्यालय लंदन में है और इस कंपनी की स्थापना 1976 में की गई थी और इसका मुख्यालय लंदन में है। ये भी याद रखिएगा, पूछेगा निम्नलिखित में से किसका मुख्यालय भारत में ना होकर बाहर है, तो याद रखिएगा वेदांता जो है उसका मुख्यालय भारत ना होकर उससे बाहर है। कहाँ पे है, लंदन में है। ये भी याद रखिएगा कहाँ पे है, लंदन में है। इसे आपको याद रखना होगा। एक और याद कर लीजिए, ये यहाँ इसका माल्को, क्या नाम है, माल्को की स्थापना 1965 में की गई थी और इसके अंतर्गत जो है मैटूर और चेन्नई आता है। कौन, मैटूर प्लस चेन्नई एल्युमिनियम कारखानाएं हैं, मैटूर और चेन्नई। तो ये दोनों भी तमिलनाडु में है और माल्को जिसकी स्थापना 1965 में हुई थी कहाँ कार्य कर रही है, तो ये भी याद रखिएगा मैटूर और ये चेन्नई में कार्य कर रही है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। और उड़ीसा में है, ठीक है, वेदांता एल्युमिनियम उड़ीसा में है। हमसे झारसुगुड़ा करके एक जगह है वहाँ पे है। तो वेदांता एल्युमिनियम का संबंध उड़ीसा से है और मद्रास से माल्को का है। ठीक है, थोड़ा गलती के लिए क्षमा चाहूँगा। तो माल्को 1965, मैटूर चेन्नई में स्थित है। तो ये जो हमारे महत्वपूर्ण जो इम्पोर्टेंट हमारे एल्युमिनियम उद्योग थे उसके बारे में हमने बात किया है। आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। थोड़ा ये ट्रिपिकल होता है समझने में उद्योग इंडस्ट्री, तो आप इसे 2-4 बार वीडियो देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। मेन इंपॉर्टेंट यही रहता है कि कौन कहाँ इसकी स्थापना कब हुई थी। ठीक है, अच्छा लगे वीडियो तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलेंगे फिर एक नए वीडियो के साथ।